वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित से भाग देना सीखा और अब हम सीखेंगे सूत्र ध्वजांक से भाग देना। और सूत्र ध्वजांक से भाग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सूत्र ध्वजांक से हर प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं जिनसे आप सूत्र ध्वजांक को बहुत अच्छे से सीख सकें। इन एग्जांपल्स में हमने शामिल किया है सरल से सरल सवाल और कठिन से कठिन सवाल, छोटा सवाल और बड़ा सवाल, हर तरह के सवाल हमने लिए हैं ताकि सूत्र ध्वजांक को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहले 23,754 में 74 का भाग कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23,754 में हमें 74 का भाग देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंकों को व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से? जैसे हमने सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित में किया, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा बदलाव है जो मैं आपको समझा देता हूं। वहां भी हमने 3 खंड बनाए तो यहां भी हमने 3 खंड बना लिए। 3 खंड बनाने के बाद सबसे पहले खंड में किसे लिखते हैं? भाजक को। यहां भी भाजक को लिखेंगे। अब ध्वजांक विधि में भाजक का थोड़ा अलग स्वरूप है, समझिए कैसे। ध्वजांक विधि में भाजक के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन से? एक भाग को तो हम कह रहे हैं मुख्यांक और जो दूसरा भाग है वो कहलाता है ध्वजांक। ये लीजिए, तो मुख्यांक और ध्वजांक कौन है? हमारा यहां भाजक कितना है? 74। तो इसमें 7 तो हमारा मुख्यांक है और 4 हमारा ध्वजांक है। ये किस प्रकार से? किसे मुख्यांक कहेंगे, किसे ध्वजांक कहेंगे? तो जरा सा देखिए। अब 74 है तो पहले जो आ रहा है वो मुख्यांक और जो बाद में आ रहा है वो ध्वजांक। यानी हम समझ सकते हैं कि जो इकाई का अंक होगा वो ध्वजांक होगा और जो दहाई का अंक होगा वो मुख्यांक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें भाग देना हो 812 का। जब ये भाजक है तो यहां ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ध्वजांक में 1 अंक लेते हैं या 2 अंक लेते हैं। हम कितने भी ले सकते हैं, 1 अंक लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 अंक लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 812 में यदि हमने इस 12 को ध्वजांक के रूप में लिया तो 12 तो हो जाएगा ध्वजांक और बचा हुआ 8 क्या हो जाएगा? मुख्यांक। समझ में आ गया? और अगर हम 81 को मुख्यांक रखें और 2 को ध्वजांक बनाएं तो हम ये भी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे मुख्यांक और ध्वजांक भाजक के 2 भाग। अब इनको लिखना कैसे है? लिखते ऐसे हैं कि मुख्यांक को तो नीचे लिखा जाता है और ध्वजांक को इसकी घात के रूप में लिखा जाता है। क्यों इसलिए लिखा जाता है? क्योंकि ध्वज के बारे में तो आप जानते हैं कि ध्वज कैसा होता है। ये लीजिए, ये रहा हमारा ध्वज। ध्वज में यहां तो आ गया आपका मुख्यांक और यह आपका आ गया ध्वज वाला अंक, यानी घात के रूप में जो अंक आया। क्योंकि ध्वज की तरह दिख रहा है, हमें जैसे ध्वज लगा दिया हो, इसलिए हम इस अंक को ध्वजांक कहते हैं। क्लियर? चलो, ये बात समझने की थी, हमें कैसे भी याद रहे कि ये जो अंक है वो मुख्यांक है और यहां जो ऊपर हमने घातांक के रूप में लिखा है वो अंक क्या कहलाएगा? ध्वजांक। जब हमने भाजक को व्यवस्थित कर लिया तो फिर अब बारी है भाज्य की। भाज्य को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? देखिए, भाज्य को भी हम यहां और यहां उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने सूत्र निखिलम में उसमें लिखा है। वहां आधार की बात करते थे और यहां ध्वजांक की बात करेंगे। वहां हम आधार की बात करते थे और यहां ध्वजांक की बात करेंगे। ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने अंक हम इधर रखेंगे भाज्य के और बाकी बचे हुए सभी अंकों को हम बीच में लिख देंगे। हमें भाग देना है 23,754 में। हम देख रहे हैं ध्वजांक में कितने अंक हैं? 1 अंक। तो वहां भी 23,754 में इकाई की तरफ से 1 अंक रहेगा बाहर और शेष बचे हुए अंक आ जाएंगे यहां। यानी कि 4 तो रहेगा बाहर 23,754 और बाकी के 2375 बीच में आएंगे। तो इन्हें थोड़ा गैप देकर हम लिख देंगे। ये लीजिए, 23,754 में हमने 4 को अलग किया क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक है। और जिस प्रकार से हम सूत्र परावर्त योजित में और निखिलम में लाइन खींचते हैं नीचे, यहां भी लाइन खींचेंगे, लेकिन यहां ज्यादा दूर खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 अंक की जगह छोड़कर यहां लाइन खींच सकते हैं और उसी में हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं हमारी ध्वजांक विधि से भाग करना, यानी कौन सी प्रक्रिया यूज करनी है। तो ये तो हो गई हमारी व्यवस्था और अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे देते हैं भाग। ध्वजांक और मुख्यांक, जो ध्वजांक है वो भाग देने के काम नहीं आएगा। 7 ओनली 7 यानी जो मुख्यांक है उससे हम भाग देंगे। किसमें? इनमें।
क्रम से। 2 में भाग 7 का जाता नहीं है, तो मोस्टली हम अगले अंक को मिलाकर भाग देते हैं, यानी हम किस में भाग देंगे? 23 में। तो हम 23 में भाग देंगे किसका? 7 का। देखिए आप चाहें तो इन्हें स्टेप्स के रूप में लिख सकते हैं कि हमें करना क्या है। मैं आपको यहां लिख के समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस 23 में हम इस 7 का भाग देंगे, यानी 23 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो कितनी बार डिवाइड हो गया साहब? 7 तिया 21, यानी कि 3 बार डिवाइड हुआ। 3 बार डिवाइड होने के बाद शेषफल कितना बचा, उसको भी आप यहां लिख लीजिए। हम देख रहे हैं कि 7 तिया 21, तो कितना शेषफल बचा? 2। शेषफल हमारा 2 बच रहा है। ये जो भागफल और शेषफल है, इसे हम यहां किस प्रकार से लिखेंगे, ढंग से समझ लीजिए। 23 में भाग दिया तो जो भागफल है वो आएगा नीचे, 23 के नीचे। मैं यहां नहीं लिख के यहां लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां लिखना ठीक नहीं लगेगा, यहां लिखना ठीक लगेगा। तो ये लीजिए 3 को मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि ये हमारा भागफल है। और जो शेषफल है उसे जिसमें भाग दिया उसके अगले अंक से जस्ट पहले लिखना है और या नीचे लिखना है। क्लियर? शेषफल को जो अगला अंक है उससे पहले और यहां इस नीचे वाली यानी 7 के सिद्ध में यहां लिखना है। तो 2 शेषफल है तो 2 को कहां लिखूंगा? मैं यहां लिख दूंगा। क्लियर? इस तरह से मैं हर बार व्यवस्था करूंगा, आपके समझ में आएगा। सवाल को आगे बढ़ते हैं और पूरा करते हैं। हमने शेषफल को लिखा यहां और भागफल को लिखा यहां, तो फिर क्या हुआ? अब ये जो है आपका 27, इसे क्या पढ़ेंगे हम? 2 और 7। तो 27 हमारा क्या हो गया? नया भाज्य। तो आप लिख लीजिए कि नया भाज्य क्या मिला, और नया भाज्य हमें मिल रहा है 27। क्लियर? जब भी आपको नया भाज्य प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे? उसे संशोधित करेंगे। कैसे संशोधित करेंगे? देखिए, तो यहां लिख दीजिए संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य यानी हर बार आपको ये निकालना होगा। देखिए प्रक्रिया बिल्कुल सेट है, बिल्कुल वही काम आपको बार बार करना है। संशोधन कैसे होगा? 27 को यहां लिखिए, जो नया भाज्य उसमें से हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। किसको? ये जो आपका भागफल है इसे ध्वजांक से गुणा करके माइनस करना है। 3 को गुणा करना है 4 से। मैं यहां इसी प्रकार से लिखूं ताकि एक बार तो आपको समझ में आए। 3 को गुणा करेंगे 4 से। 3 तो आपका भागफल है और 4 आपका क्या है? ध्वजांक। ये ध्यान रहे, 3 हमारा भागफल है और 4 क्या है? ध्वजांक। और इनको गुणा करके आप माइनस कर दीजिए। तो गुणा करके माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 चौक 12, और 12 को आप 27 में माइनस कीजिए। ये लीजिए, ये 27 में से हम इस 12 को माइनस करते हैं और आंसर यहां लिखते हैं। जो आ रहा है मैं लिखूंगा यहां ताकि आप समझ जाएं। 7 में से 2 गए तो कितना आया? 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 15 बच रहा है। क्लियर? आप कैसे भी निकाल लीजिए, आपको माइनस करना आता है इसलिए आप माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने पर हमारे पास कितना बचा? 15। ये 15 हमारे लिए वो संख्या आ गई जिसमें हमें फिर से भाग देना है, यानी हम देंगे 15 में भाग। किसका? इसी 7 का। आप देख रहे हैं अब हमारी स्टेप रिपीट हो रही है, तो इसे दे देते हैं सेकंड नंबर, ताकि आपके समझ में आए कि हमने स्टेप रिपीट कहां की है। ये काम हम हर बार करेंगे। कैसे? ऐसे। फिर से 15 में 7 का भाग देते हैं और चलते हैं आगे। 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बचा उसको भी हम यहां लिख लेंगे। तो देखिए 2 तो भागफल हुआ, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है? 1 हो गया हमारा शेषफल। भागफल और शेषफल को उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखा था। भाग हमने किसमें दिया है? इसको लिया ना 7 को, 27 लिया ना हमने यहां पर, तो 27 के नीचे यानी कि 7 के नीचे लिखेंगे भागफल को। ये लीजिए, ये लिखा 2 भागफल, और शेषफल को उसी प्रकार से उसके अगले अंक के पहले और थोड़ा नीचे। तो इस प्रकार से हमें नया भाज्य क्या मिल गया? 15। उसे भी आप यहां लिख दीजिए जैसे हमने ऊपर किया, ठीक उसी प्रकार से हम यहां नए भाज्य को लिखेंगे। और इसके बाद क्या करना है हमें? संशोधित भाज्य। ये लीजिए, हमें संशोधन भी करना है और प्राप्त भाज्य क्या कहलाएगा? संशोधित भाज्य, और उसे यहां लिख लेना है। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार से जैसे यहां निकाला। तो इस 15 में से माइनस करेंगे। क्या करते हैं? नए भाज्य में से माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? भागफल और ध्वजांक को गुणा करके। अब भागफल कौन सा लेंगे? ये या ये? नहीं, जो जस्ट रिसेंट आपका जो है वही, यानी इस 2 को लेंगे। तो 2 को 4 से गुणा करके हम यहां माइनस करेंगे। 2 चौक 8, इसे माइनस कीजिए। 15 में से 8 गया तो कितना मिला? 7। आपको पता है ना 8 कैसे आया? 2 चौक 8। आप चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लीजिए 2 × 4।
ठीक है, ये माइनस करने पर हमें 7 मिला। इस 7 में हम फिर से भाग देंगे क्योंकि संशोधित भाज्य के बाद जो मिल रहा है उसमें भाग ही तो दे रहे हैं। ये तीसरी स्टेप हमारी चालू हो गई। 7 में भाग देंगे किसका, इसका। ये क्या है 7, तो 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्लियर। और शेषफल क्या बचा, 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा गया ना, इसलिए शेषफल 0। तो दोनों को लिख दीजिए यहां पर। 7 में 7 का भाग 1 बार गया तो भाजक तो आ जाएगा यहां पर और शेषफल आ जाएगा यहां पर। क्लियर। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित में इस लाइन के पहले जो अंकों की पूर्ति है वो पूरी हो गई है, तो अब हमारा भाग देने का काम बंद हो जाएगा। हम भाग नहीं देंगे, जो बचा हुआ है उससे हम शेषफल निकालेंगे। तो कैसे, देखिए ये हमारा 0,4 हो गया नया भाज्य, तो 0,4 को हम लिखेंगे नया भाज्य। अब इस नए भाज्य को हम संशोधित करते हैं हमेशा, यहाँ नए भाज्य के बाद क्या करते हैं, संशोधित भाज्य। लेकिन अब हम भाग नहीं देंगे, जब भाग देंगे ही नहीं तो संशोधन नहीं, अब संशोधन से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अंतिम शेषफल, यानी कि शेषफल मिलने वाला है तो उसको लिख देंगे हम अंतिम शेषफल। यानी संशोधन तो करेंगे लेकिन संशोधन के फलस्वरूप हमें अंतिम शेषफल प्राप्त होगा, तो वो हम यहां लिखेंगे। नया भाज्य में क्या मिला, 0,4। ये लीजिए, इस 0,4 को हम यहां भी लिख सकते हैं और इसमें से माइनस करके अंतिम शेषफल निकालते हैं। माइनस कैसे करेंगे, देखिए उसी प्रकार से जैसे हम करते आए हैं। करना तो संशोधन ही है, जैसे हमने यहां संशोधित भाज्य निकाला है संशोधन करके, उसी प्रकार से संशोधन ही करना है। लेकिन संशोधन के फलस्वरूप हमें संशोधित भाज्य नहीं, अंतिम शेषफल प्राप्त होगा। तो वही काम करने वाले हैं कि भागफल से ध्वजांक को गुणा करके माइनस करने वाले हैं। तो 4 एकम 4, यानी कि इस 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। हम इसे यहां भी लिख सकते हैं 4 - 4 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा अंतिम शेषफल। क्लियर। तो विधि आपके समझ में आ गई होगी। ये जो 321 है ये तो हो गया हमारा भागफल, और ये जो 0 है ये हो गया हमारा शेषफल। यानी 23,754 में अगर हम 74 से भाग देते हैं तो 321 तो भागफल प्राप्त होता है और 0 शेषफल प्राप्त होता है। ध्वजांक विधि को अच्छे से समझने के लिए अब हम लेते हैं ये एग्जांपल। 98765 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 87 से। आपको याद है ये एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल लिया था सूत्र निखिलम में और सूत्र निखिलम से भी सॉल्व किया था और तब बात की थी कि ये ध्वजांक विधि से सॉल्व होने वाला सवाल है जो हमने सूत्र निखिलम से किया है। तो देखिए ध्वजांक विधि से ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो सबसे पहले हम क्या करें, लिख लेते हैं किनको, भाज्य के अंकों को, 9, 8, 7, 6, 5। और ये हमने लाइन खींची और ये लाइन खींची, ठीक है, वही कर रहा हूं, 3 खंड ही बन रहे हैं। कैसे, देखिए अब हम 87 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 8 को तो लिखिए यहां और 7 को लिखिए यहां, क्योंकि 7 तो हमारा ध्वजांक बन गया और 8 हमारा मुख्यांक बन गया। उसके बाद जितने अंक ध्वजांक में होते हैं उतने अंक हम भाज्य में से छोड़ देते हैं, तो हम ये लाइन खींचेंगे यहां। क्लियर हो गए ना, 3 खंड, 1, 2, 3, और उसी प्रकार से व्यवस्था। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम भाग देना शुरू करते हैं, और भाग देना शुरू करने में आपको पता है ना, सबसे पहले किसमें भाग देंगे, पहले अंक में भाग देंगे। किसका भाग देंगे, अजी मुख्यांक का भाग देंगे। तो 8 का भाग देना है 9 में। ये लीजिए हमारा फर्स्ट स्टेप चालू करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 8 से और जवाब क्या मिलता है, 8 एकम 8। एक तो हमारा भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल उसको भी आप यहां लिख दीजिए। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8 एकम 8, तो 1 बचा, वो 1 हमारा शेषफल। तो इस भागफल को तो लिखूंगा मैं यहां, क्योंकि 9 में भाग दिया इसलिए भागफल तो आया यहां, और ये शेषफल कहां जाएगा, अगले अंक से पहले और थोड़ा नीचे, इस प्रकार से लिख दिया। फिर आपको नया भाज्य मिलता है, तो बताइए नया भाज्य क्या मिला आपको, नया भाज्य में मिलता है ये 18, लिख दीजिए 18। अब इस नए भाज्य को हम करेंगे संशोधित, तो कर दीजिए संशोधित। ये लीजिए संशोधित भाज्य, संशोधन के उपरांत जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा संशोधित भाज्य है। और संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त होगा, नए भाज्य में से हमें माइनस करना है। तो ये लीजिए माइनस, किसको माइनस करना है, इस भागफल को ध्वजांक से गुणा करके। तो 7 एकम 7, ये लीजिए माइनस किया तो कितना आया, 11। क्लियर है। इस 11 में हम देने वाले हैं फिर से भाग,
किसका? इस 8 का। हर बार इस 8 का ही भाग देंगे। क्लियर? तो 11 में हमने 8 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? एक बार। और शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? 8 एकम 8, तो बचे कितने? 3। वो हमारा शेषफल हो गया। भाग दिया एक बार तो हमने लिख दिया यहां, क्योंकि 8 में भाग दिया ना, 8 को हमने शामिल किया 18, तो 18 के नीचे यानी इस 8 के नीचे मैं यहां लिखूंगा मेरे नए भागफल को, और जो शेषफल है उसे कहां लिखूंगा? यहां। यह आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस तरह से हमें मिल गया नया भाज्य, और नए भाज्य के रूप में हमें क्या मिला है? 37। तो लिख देते हैं नया भाज्य बराबर 37, और इस 37 को करते हैं संशोधित भाज्य लिख देते हैं और संशोधन करते हैं। संशोधित भाज्य ये लीजिए। अब आप 37 में से संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे? भागफल को ध्वजांक से गुणा करके। 7 एकम 7, क्या मिला? 30। और इस 30 में हम फिर से भाग देने वाले हैं इसका, इसका। ये लीजिए 8। समझ में आ रहा है? हम ठीक उसी प्रकार से बार बार स्टेप रिपीट कर रहे हैं, एक ही काम बार बार करते हैं। सबसे पहले भाग देते हैं, तो देते हैं भाग। 8 का भाग 30 में, 8 तिया 24, 3 बार जा रहा है, तो 3 को तो लिखा है यहां पर, और शेषफल कितना बच रहा है उसे लिख देंगे यहां पर। शेषफल कितना है? 8 तिया 24, तो 6 शेषफल बच गया। ये लीजिए, शेषफल को तो लिखेंगे यहां, और जो भागफल है उसे लिखेंगे यहां, क्योंकि साथ में भाग दिया ना हमने। अब हमें मिला नया भाज्य, तो नए भाज्य को आप यहां लिख दीजिए। नया भाज्य क्या मिला है हमें? 66। ये लीजिए, संशोधित कर दीजिए, तो हम लिख देते हैं संशोधित भाज्य। आप अगर जब सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज पूरी की पूरी आप लिखें, आप केवल मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझने के लिए है। सवाल तो यही हल हो रहा है। बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको मौखिक करने लगेंगे डायरेक्ट, केवल इतने से में। क्लियर? तो अभी आप इनको लिख लीजिए और लिख के समझते जाइए, ताकि आपके ये विधि समझ में आ जाए। तो ठीक है ना? संशोधित भाज्य यानी कि संशोधित भाज्य में हम नए भाज्य में से माइनस करेंगे किसको? भागफल इंटू ध्वजांक। तो 7 तिया 21, माइनस कीजिए। 6 में से 1 गया तो 5, और 6 में से 2 गया तो 4। 45 हमें संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ। तो आपको पता है, आपको फिर से भाग देना होगा। तो 45 में फिर से भाग देंगे किसका? 8 का। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहां फाइनल अंक प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ये लाइन पूरी फिल नहीं हो जाती, इस दूसरे खंड के सभी अंकों में भाग नहीं दे दिया जाता, तब तक हम भाग देते रहते हैं। और जैसे ही यहां फाइनल अंक हमें मिल जाएगा, उसके बाद भाग देना बंद कर देंगे। तो फिर हमें संशोधन करने पर क्या प्राप्त होगा? अंतिम शेषफल। बस 45 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 5। तो लिख दीजिए, ये लीजिए 8 पंजे 40, यानी 5 ही भागफल और 5 ही शेषफल है। तो शेषफल को तो मैं लिखूंगा यहां, क्योंकि अब लाइन को जंप करना पड़ेगा। और भागफल को कहां लिखेंगे हम? यहां। तो ये लीजिए, अब यहां स्टेप फुल हो चुके हैं, तो हमारा भाग देने का काम खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं संशोधन, और संशोधन के फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा? अंतिम शेषफल। तो ये जो हमें मिला 55, इसे मैं यहीं लिख देता हूं। ये हमारा नया भाज्य है, और इसमें से हम माइनस करेंगे संशोधन के लिए, यानी अंतिम शेषफल प्राप्त करने के लिए। क्या? वही बात, भागफल को ध्वजांक से गुणा करके। 7 पंजे 35, तो 35 को 55 में से माइनस कीजिए, आपको कितना मिला? 20। ये 20 हमारा शेषफल है। किसका शेषफल? इस पूरे भाग का अंतिम शेषफल। और ये जो 1135 है वो हमारा क्या है? भागफल। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये ध्वजांक विधि समझ में आ गई होगी। अब ध्वजांक विधि से मैं लेने वाला हूं एक सवाल और कहते हैं ना लंबे सवाल कैसे सोल्व होंगे, तो देखिए हम बड़ा सवाल लेते हैं और कितनी आसानी से सोल्व होता है वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपकी ये विधि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और हम एक प्रकार का सवाल और देख लेंगे। तो लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब हमें भाग देना है 4,37,58,972 में। किसका? 81 का। अब ये भाग बड़ा भाग है, लेकिन चुटकियों में और बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? व्यवस्था के अनुसार सेट करना है इसे। तो ये लीजिए, ये हमने लाइन खींच ली। भाजक को लिख दे सबसे पहले, तो ये 8 और ये 1,
81 को इसी प्रकार से लिखेंगे। 8 हमारा मुख्यांक हो गया और 1 हमारा ध्वजांक हो गया। अब आप खींच लेंगे नीचे लाइन, क्योंकि ध्वजांक में एक ही अंक है, इसलिए एक अंक को छोड़कर हम ये लाइन और खींच देते हैं। क्लियर? अब हमें भाग देना है, तो शुरू करें भाग देना। सबसे पहले भाग देना शुरू करते हैं यहां से। 4 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो हम इस 3 को भी इसके साथ शामिल कर लेंगे। कितने हो गए? 43। इस 43 में हम 8 का भाग देंगे। तो ये लीजिए, हमारी पहली स्टेप शुरू करते हैं। 43 में भाग देते हैं 8 का। कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40। क्लियर है? 5 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा उसको भी लिख देते हैं। शेष हमारा बच रहा है 8 पंजे 40। 3 ज्यादा है ना 40 से, इसलिए 3 हमारा शेष बच गया। ये लीजिए 3 हमारा शेष। अब आपको पता है भागफल और शेषफल को कहां लिखते हैं? भागफल तो लिखूंगा यहां इस 43 के बिल्कुल नीचे, यानी कि 5 तो यहां आएगा, और शेषफल कहां जाएगा? 43 से जस्ट आगे, लेकिन इस पहले अंक से पहले, यानी कि दोनों के बीच में और थोड़ा नीचे करता हुआ। ये लीजिए, ये 3 मैं लिखूंगा यहां पर। भागफल यहां आ गया, शेषफल यहां आ गया। अब हमारा एक स्टेप पूरा होने वाला है, क्योंकि अब हम लेंगे नया भाज्य। नया भाज्य में क्या मिल रहा है? 3 7 37। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डिटेल से नहीं लिख रहा हूं। ये लिखा मैंने नया भाज्य। अब नए भाज्य को हम करेंगे संशोधित। संशोधित कैसे करेंगे? नए भाज्य में से भागफल और ध्वजांक के गुणनफल को घटा देंगे, यानी यहां हम माइनस करने वाले हैं 5 एकम 5 को। तो 5 एकम 5, 5 माइनस कर दीजिए। 5 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 32, 32। अब मेरी सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है, और सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा? 32 में फिर से भाग दूंगा 8 का। क्या मिलेगा? 8 चौक 32। 4 बार भाग दिया, ये लीजिए 4 बार। अब शेष क्या बचेगा? शेष आप देख रहे हैं कि 8 चौक 32, तो 32 तो पूरा पूरा ही आ गया, शेष 0 बच रहा है। तो शेष और भागफल को यथास्थान लिख दीजिए। शेषफल तो आएगा यहां, और भागफल कहां आएगा? 7 के नीचे। कितना है? 4। ये लीजिए। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं नया भाज्य क्या है। नया भाज्य क्या दिख रहा है? 05। 05 को लिख लीजिए और संशोधित कर दीजिए। संशोधित करने के लिए भागफल इंटू ध्वजांक, 4 एकम 4, सीधा लिख देता हूं। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और इस 1 में हमें फिर से भाग देना है 8 का। हमारी तीसरी स्टेप स्टार्ट हो जाती है। हम 1 में भाग देंगे किसका? 8 का। अब दीजिए 1 में भाग। 1 में 8 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। कंफ्यूजन कैसे? मैं समझा देता हूं। देखिए, 1 में हमें भाग देना है 8 का। 8 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो जाता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भाग नहीं देंगे, हम भाग देंगे। कैसे देंगे? 8 में अगर एक बार भी मैं पहाड़ा बोलता हूं 8 एकम 8, तो ये 8 ज्यादा हो रहा है 1 से, तो एक बार कम बोल दीजिए ना। 8 इंटू 0, यानी 8 का पहाड़ा 0 बार बोलिए, तो क्या मिलेगा आपको? 0। क्लियर है? 8 का पहाड़ा अगर मैंने 0 बार बोला तो मुझे 0 मिला, और इसे घटाता हूं तो क्या मिला मुझे? 1। यानी कि 8 का भाग अगर 1 में देते हैं तो हमें भागफल मिल रहा है 0 और शेषफल मिल रहा है 1। क्लियर है? इस विधि को, यानी जब किसी संख्या में भाग नहीं जाता तो हम 0 बार भाग दे सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बना के क्लियर किया हुआ है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिए और समझिए। 8 का भाग हम 1 में दे रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, और शेष बच रहा है हमारा 1। तो इस 0 को मैं भागफल के नीचे लिख दूंगा, ये लीजिए, और शेष को शेषफल की जगह लिख दूंगा। अब हम नया भाज्य देख रहे हैं। नया भाज्य कितना मिल गया? 18। ये लीजिए। अब 18 को फिर से संशोधित कर दीजिए। संशोधित करने के लिए भागफल इंटू ध्वजांक, 1 इंटू 0 0, क्या बचा? 18, और 18 में मैं फिर से भाग देने वाला हूं। ये लीजिए, फोर्थ स्टेप चालू हो गई। 18 में हम भाग दे रहे हैं किसका? इसी 8 का देंगे। हर बार इस 8 का ही भाग हमें देना है। अब 8 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, और देख रहे हैं कि 16 18 से 2 कम है, यानी शेषफल कितना बचा? 2, तो शेष बच गया 2। 8 दूनी 16, 2 कम है इसलिए 2 शेषफल बच गया। तो ये तो लीजिए शेषफल, और ये भागफल आ जाएगा यहां। और अब हम चलते हैं नए भाज्य की तरफ। नया भाज्य 29, संशोधित करेंगे 29 को। कैसे?
2 एकम 2 और घटाया तो कितना आया 27। और अब 27 में हम फिर से भाग देंगे। हमारी 5वीं स्टेप चालू हो गई। 5वीं स्टेप में हम फिर 27 में भाग देंगे। किसका देंगे? उसी 8 का। हर बार मुख्यांक का ही भाग दिया जाता है, यह आपको ध्यान है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24, यानी 3 बार पहाड़ा बोला 24 आया। 27 में से 24 घटाया तो शेष कितना बच रहा है? 3। ये लीजिए, शेषफल को शेषफल की जगह लिखा, भागफल को भागफल की जगह लिखा। और अभी तो एक बार और भाग देना है क्योंकि 7 को भी शामिल करना है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे यहां लिख देता हूं। ये लीजिए 37। नया भाज्य क्या हुआ? 37। अब इस 37 में से मैं माइनस करूंगा किसको? 3 एकम 3 को, यानी कि भागफल और ध्वजांक को गुणा करके यहां से माइनस करते ही हैं। तो यहां बचा 34। अब 34 को मैं फिर से भाग दूंगा किससे? उसी 8 से। 8 चौक 32 और शेष क्या बचा? 2। तो ये लीजिए 4 और ये शेष जो 2 बचा वो यहां आ गया। मैं यहां क्या देख रहा हूं कि मेरी इस लाइन तक पहुंच गया। हर संख्या में मैंने भाग दे लिया। तो अब जो आने वाला है वो केवल शेषफल आने वाला है। अंतिम शेषफल के लिए 22 को लिख दूं यहां पर। ये लीजिए, और इसमें से माइनस करूंगा। किसको माइनस करूंगा? वही बात जो हम संशोधन में करते आए हैं। 4 को 1 से गुणा करके माइनस कर देंगे। तो 4 एकम 4 और क्या आया आंसर? 18। तो ये जो 18 है वो हमारा शेषफल प्राप्त हो गया और ये हमारा क्या है? भागफल। तो देखा आपने, बड़ा सवाल हो चाहे छोटा सवाल हो, अगर एक बार हमें विधि समझ में आ जाती है तो हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बात किया। ये डिटेल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम में काम चलाइए। और अगर आप बहुत सारा अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसको भी आप लिखना बंद कर देंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आपका दिमाग थोड़ा फास्ट काम करेगा। अब हम लेंगे ऐसा सवाल जो थोड़ा कठिन है। कठिन कैसे है और वो कठिनाइयां क्या है, उस सवाल के बीच में आएगी और हम सीख लेंगे कि उनका समाधान कैसे करेंगे। तो चलिए लेते हैं सवाल। 7453 में हमें भाग देना है 79 का, यानी कि 79 का। तो लिख दीजिए ना 7453। अंकों को गैप दे के लिखा और गैप देने के बाद ये लाइन खींच दी और ये लाइन आपको खींचनी ही है। क्लियर? अब हम लिखते हैं भाजक को 79। तो 7 तो आएगा यहां मुख्यांक की जगह और 9 आएगा ध्वजांक की जगह। जब हमने ये लिख दिया तो फिर अब आप ध्वजांक में 1 अंक है, 1 अंक के बाद लाइन खींच दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक हम इस लाइन के बाहर लिखेंगे। तो लाइन खींचते ही वो अंक ऑटोमेटिक बाहर हो गया ना। अब आप भाग देना शुरू कीजिए। तो हम इस पहले अंक में भाग देंगे। ये लीजिए 7 में भाग देंगे। किसका? इस मुख्यांक का, जो कि 7 है। 7 में 7 का भाग दूंगा तो आपको पता है एक बार जाएगा। शेष क्या बचेगा? शेषफल मेरे पास बचता है 0, क्योंकि जब 7 में 7 का भाग दे दिया तो 7 एकम 7 और बचा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को लिख दीजिए यहां और जो भागफल है उसे लिख दीजिए यहां। और अब हम चलते हैं नए भाज्य की ओर। नया भाज्य क्या है? 0 4। अब नए भाज्य को संशोधित करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको? भागफल इंटू ध्वजांक। 9 एकम 9। आप क्या देख रहे हैं कि 4 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो मुझे -5 मिलेगा। यही हमारे लिए कठिनाई आ गई कि जब भी आप ध्वजांक विधि से भाग देंगे तो आपको ये नया संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, यानी ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऋणात्मक होता है तो हमें इसे धनात्मक में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा कि ये जो भाग हमने दिया है उसे एक बार कम दीजिए। जैसे 7 का भाग 7 में दिया तो एक बार गया, तो उसे एक बार कम दीजिए, यानी कि एक बार में मत दीजिए, 0 बार दीजिए। अगर किसी संख्या में भाग देने पर 5 बार भाग जा रहा है तो एक कम कर दीजिए, यानी कि 4। 3 बार भाग जा रहा है तो एक कम कर दीजिए, यानी कि 2 ही बार भाग दीजिए आप। और अगर 2 से भी नहीं होता है, परेशानी समाप्त नहीं होती है, तो और एक कम कर देंगे। कैसे? देखते हैं। 7 में 7 का भाग एक बार जा रहा है, हमारा नया भाज्य यानी कि संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाग एक बार कम कर देंगे। तो इस 1 की जगह हम क्या करेंगे? 0 बार भाग देंगे।
और जब 0 बार भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 7 का 7 बच जाएगा, क्योंकि हम भाग 0 बार दे रहे हैं। अभी दिया था ना हमने, ये देखिए 7 में 7 का भाग अगर 0 बार देंगे तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ आता है 0, और घटाएंगे तो 7 ही मिल जाएगा। इस तरह से हमारा शेषफल कितना बचा, 7। अब शेषफल 7 बचा तो शेषफल को शेषफल की जगह लिखेंगे, ये लीजिए यहाँ आएगा आपका 7, और भागफल की जगह आएगा आपका 0, क्योंकि भागफल 0 है और शेषफल 7 है। आप इसे मिटाकर लिख सकते हैं, वरना काट कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने ये व्यवस्था कर ली तो अब हम क्या देख रहे हैं कि नया भाज्य क्या है, 74। तो साहब नया भाज्य क्या लिखेंगे हम, 74, और ये भी बदलेगा, क्यों, क्योंकि अब हम 9 को 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि भागफल क्या है 0, तो 0 इंटू 9 0 ही होगा, और जब माइनस करेंगे 0 को तो हमें मिलेगा 74, जो कि एक धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या मिल गई तो चलिए आगे भाग देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से जब भी आपका संशोधित भाज्य ऋणात्मक आता है तो आप क्या करेंगे, भाग एक बार कम दे लेंगे, बस स्टेप को काटिए और दोबारा से लिख दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, क्योंकि अब हमें भाग देना है 74 में। ये लीजिए 74 में हम भाग देंगे किसका, 7 का। अब आप यहां देख रहे हैं 7 का भाग अगर 74 में दूंगा तो 10 बार तो जा ही रहा है, लेकिन जब भी आप यहां भाग देंगे तो कभी भी 9 से ज्यादा भाग नहीं जाएगा। अगर आप 9 से ज्यादा बार देंगे तो आपको परेशानी आएगी, इसलिए ये क्लियर रखिए कि भाग अगर 10 या 11 बार भी जा रहा है ना तो हम केवल 9 ही बार देंगे, तो आपका समाधान इजी हो जाएगा। कैसे, 7 का भाग 7 दही 70 जा रहा है, लेकिन मैं 9 बार ही दूंगा, 7 नाम 63, 63 से 74 कितना ज्यादा है उसे आप माइनस कर दीजिए, ये 74 और ये 63 माइनस किया तो कितना मिला, 11। तो हमारा शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 11। अब शेषफल को यथास्थान और भागफल को यथास्थान लिख दीजिए। भागफल तो 9 में यहां लिखूंगा क्योंकि इसमें भाग दिया है, और शेषफल कहां आएगा, यहां। अब आपका नया भाज्य क्या है, नया भाज्य है हमारा 115। अब 115 में से माइनस करेंगे हम किसको, 9 नाम 81 को, तो हमने माइनस किया 81, क्योंकि भागफल इंटू ध्वजांक यहां माइनस होता है। अब 115 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 80 से 20 ज्यादा तो 15 और 20 35, 35 से ये एक जगह तो कम, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 34। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये लीजिए 115 में से 81 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4 और 11 में से 8 गए तो कितने, 3। मैंने वही तो लिखा है, अपना अपना तरीका है, आप कैसे भी माइनस करें, जैसे आपको आता है आप वैसे माइनस कर सकते हैं। अब जब ये 34 हमें मिल गया संशोधित भाज्य, तो हमारी तीसरी स्टेप आ जाती है, और 34 में हम फिर से भाग देंगे 7 का, क्योंकि भाग देने की प्रक्रिया यहां जब तक अंतिम अंक के नीचे भागफल नहीं लिख दें तब तक जारी रहेगी। तो 34 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो यानी कि 4 बार भाग जा रहा है, तो ये लीजिए 4 तो आ गया यहां पर। और अब शेष कितना बच रहा है, शेषफल हम देख रहे हैं कि 7 चौक 28, तो 6 शेष बच रहा है, तो इस 6 को कहां लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे। क्लियर हुआ, तो अब आप इस 63 को यहां लिख दीजिए और अंतिम शेषफल प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपको भाग दो अब देना नहीं है। तो 63 में से क्या माइनस होगा, ये 4 नाम 36, तो 36 को माइनस कीजिए 63 में से, ये लीजिए 63, ये लीजिए 36, 13 में से 6 गया तो कितना बचा, अजी 6, 4 और 3 7, 7 बचा, और यहां कितना बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 27 हमारा शेषफल बच गया। तो ये लीजिए हमारा भाग हुआ कंप्लीट, रिजल्ट है 94 तो हमारा भागफल और 27 हमारा शेषफल। तो जब भी आपको इस तरह की परेशानी आए कि हमारा जो संशोधित भाज्य ऋणात्मक आता है, तो उसे आप हमेशा भाग जितनी बार दिया है एक बार कम कर दीजिए। अगर एक बार कम करने में आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, अब भी आपका जो संशोधित भाज्य है ऋणात्मक आता है, तो फिर एक बार और कम कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि जब भी कोई परेशानी आई तो सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है और कुछ नहीं करना, इजीली आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो
ये विधि आपके अच्छे से समझ में आ गई तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जब ध्वजांक में 2 अंक हो तो आप उसका समाधान क्या करेंगे और कैसे देंगे भाग। आप निश्चित रूप से इजीली भाग दे लेंगे क्योंकि हम सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।